नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज ईरान पर इजराइल के हमले से पुतिन क्यों भड़क गए, ताइवान के मुद्दे पर 2025 में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की आशंका जताई गई, कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोग भारत से शरण मांगने लगे और भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम से विपक्ष के ज्यादातर बड़े दल दूर रहे। ईरान ने अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला होने के बाद सख्त तेवर दिखाए। उसने अपने दुश्मनों को खुली चेतावनी दे दी। ईरान ने साफ कह दिया कि वो किसी से डरता नहीं है और कोई कुछ भी कर ले वो अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। 2 रोज पहले ही ईरान की उस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था जहां ड्रोन के साथ दूसरे हथियार भी बनाए जाते हैं, और ये फैक्ट्री वहां के इस्फहान शहर में है। ईरान के मीडिया ने इस फैक्ट्री पर ड्रोन हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके ऊपर एक तेज धमाका होता हुआ नजर आया। जिस वक्त फैक्ट्री पर हमला हुआ वहां पास की सड़क पर गाड़ियां और कुछ लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तभी अचानक वहां जोरदार धमाका हो गया। इस हमले के बाद ईरान ने दावा किया कि धमाका ड्रोन को मार गिराए जाने की वजह से हुआ। ईरान के मुताबिक उसकी सैन्य फैक्ट्री पर 3 ड्रोन ने हमला किया था, जिनमें एक ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया, जबकि पकड़े गए 2 ड्रोन बाद में नष्ट कर दिए गए। हालांकि मार गिराए जाने से पहले ही ड्रोन ने ईरान की बेहद अहम सैन्य फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। ईरान के मीडिया के मुताबिक हमले में उसकी छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके बाद बुरी तरह भड़के ईरान ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार ईरान ने खुलकर इजराइल का नाम नहीं लिया। हालांकि दोनों के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान और इजराइल कभी भी जंग छेड़ सकते हैं, और इजराइल के साथ अमेरिका की दोस्ती दोनों के बीच लगी इस आग में घी का काम कर रही है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान के हाथ किसी भी तरह से परमाणु बम लग जाए। इसीलिए दोनों देश मिलकर ईरान को धमकाते रहते हैं। इजराइल से तो कई बार इस तरह की खबरें आई कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए उसे अमेरिका का भी पूरा साथ मिल रहा है। 3 दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख इजराइल पहुंचे थे। उनके वहां से जाते ही ईरान के ठिकाने पर हमला हो गया। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ होने की वजह से ही इजराइल अब खुलकर ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और इस्फहान शहर में ड्रोन और दूसरे हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर भी उसी ने हमला किया, क्योंकि पिछले साल जुलाई में ईरान ने कुर्द लड़ाकों की एक टीम को गिरफ्तार किया था। ईरान ने दावा किया था कि ये लड़ाके इजराइल के इशारे पर इस्फहान में उसकी हथियार बनाने की फैक्ट्री को उड़ाने की साजिश रच रहे थे, और ईरान के इस दावे के ठीक 6 महीने बाद उसकी फैक्ट्री पर हमला हो गया। ईरान ने इस हमले के बाद सीधी चेतावनी दे दी कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा। ईरान ने यह धमकी देकर साफ कर दिया कि वो उस मामले में इजराइल और अमेरिका दोनों से भिड़ने के लिए तैयार है, और इसी बात ने इजराइल को बुरी तरह परेशान कर रखा है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह ईरान के हाथ परमाणु बम लग जाए। कुछ रोज पहले इजराइल ने दावा किया था कि ईरान अब कभी भी परमाणु बम बना सकता है, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 परमाणु बम। इजराइल ने दावा किया था कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो आराम से 4 परमाणु बम बना सकता है। इजराइल ने उस वक्त ये भी कहा था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उनकी सेना भीतर घुसकर हमला करने के लिए भी तैयार है। उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी तक दे दी थी, और इसके लिए उसने अपनी तैयारी पूरी होने का दावा भी किया था। माना जा रहा है कि 2 रोज पहले इस्फहान में हथियार और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला इजराइल की उसी तैयारी की एक झलक थी। हालांकि ईरान ने भी इस हमले के बाद ऐसे तेवर दिखा दिए कि वो पलटवार जरूर करेगा। और ईरान पर इस ड्रोन अटैक के बाद सिर्फ वही परेशान नहीं है, बल्कि पुतिन की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री को इजराइल ने निशाना बनाया वहां ड्रोन भी बनाए जाते थे। और इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन का सबसे बड़ा सहारा ईरान के ड्रोन ही बने हैं। वो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की बारिश करके यूक्रेन के शहरों को दहला रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि इस्फहान की फैक्ट्री में शाहिद 136 ड्रोन बनाए जाते थे या फिर दूसरे ड्रोन बनते थे, लेकिन ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की खबर ही रूस के लिए एक बुरा सपना है, क्योंकि इस हमले का असर उस पर भी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इस हमले से इजराइल ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तो उसने ईरान को यह बता दिया कि वो कभी भी हमला करके उसके ठिकाने को तबाह कर सकता है, और अगर ईरान के ड्रोन बनाने वाले ठिकाने बर्बाद हुए तो फिर यूक्रेन जंग में उसकी कमाई भी रुक जाएगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो ड्रोन की बड़ी खेप रूस भेज रहा है। दूसरा, इजराइल ने यह हमला करके रूस को भी चेतावनी दे दी, और वो ये कि रूस ईरान को परमाणु तकनीक देने के बारे में भूलकर भी न सोचे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि ड्रोन के बदले रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहा है। इसके बाद खबर आई थी कि रूस ईरान को मिसाइल देने की भी तैयारी कर रहा है, जिसके बाद इजराइल ने रूस को यह चेतावनी दी थी कि अगर उसने ईरान को मिसाइलें भेजी तो वो भी यूक्रेन को हथियार भेज देगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान में हमला करके भी रूस को संकेत दिया, क्योंकि अगर ईरान के ड्रोन बनाने वाले ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ तो फिर रूस को ड्रोन मिलना मुश्किल हो जाएगा।
जो यूक्रेन युद्ध में उसके लिए घातक साबित हो सकता है। उधर अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी कि 2025 में अमेरिका और चीन की जंग हो सकती है। अमेरिका और चीन का झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई चेतावनी डराने वाली है, क्योंकि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं, यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे पर खुलकर वार नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई दांव चले। रही बात चीन की, तो वो भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और नंबर के मामले में उसकी नौसेना अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। लेकिन दम अब भी अमेरिकी नौसेना का ज्यादा है, क्योंकि उसकी नौसेना में शामिल जहाजों और हथियारों की क्वालिटी बेहतर है और चीन की कोशिश है कि वो इस मामले में भी अमेरिका को टक्कर दे सके। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें लग रहा है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग तीसरी बार सत्ता में लौट चुके हैं और ऐसा लगता है कि उनका पूरा फोकस युद्ध पर है, जिसके लिए वो 2024 में ही भूमिका बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2024 में अमेरिका और ताइवान दोनों जगह राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी वायुसेना अधिकारी ने तर्क दिया कि ताइवान के चुनाव शी जिनपिंग को युद्ध की वजह देंगे, जिसके बाद वो अमेरिका को तंग करने की तैयारी शुरू कर देंगे और फिर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। ये चेतावनी खतरनाक है। वैसे भी अमेरिका ने चीन को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता माना है। अमेरिकी सेना के कई और अधिकारी भी इस तरह के खतरे की आशंका जता चुके हैं, जिनमें एक ने तो ये तक कह दिया था कि चीन की धमकियों को हल्के में लेना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को सिखा दिया है कि दुश्मनों की धमकी को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसे हकीकत में बदल सकते हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूक्रेन जंग से पहले पश्चिमी देशों को लगता था कि पुतिन कभी हमला नहीं करेंगे और वो केवल यूक्रेन को डरा रहे हैं, लेकिन 24 फरवरी को पुतिन ने जंग शुरू कर दी और अब अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी को लगता है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा। यानी एक ऐसे महाविनाश की चेतावनी आई है जिसकी झलक यूक्रेन जंग के बाद से दिखनी शुरू हो गई थी। इस बीच पाकिस्तान के पेशावर में एक आत्मघाती हमले में करीब 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ते वक्त यह हमला हुआ। आतंकी भी नमाज पढ़ रहे लोगों के बीच पहली कतार में खड़ा था और नमाज खत्म होते ही उसने अचानक खुद को उड़ा लिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और भीतर मलबा भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। पेशावर की सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस दौड़ने लगी। कुछ लोग तो घायलों को कंधे पर उठाकर भागते दिखे। हॉस्पिटल के मुताबिक घायलों में करीब 15 लोगों की हालत नाजुक है। इधर गुजरात के गांधीनगर की निचली अदालत ने जेल में बंद आसाराम को रेप के केस में दोषी करार दिया। इस केस में 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गांधीनगर और सूरत में रेप का केस दर्ज करवाया था, जिसमें गांधीनगर की निचली अदालत ने आसाराम को रेप का दोषी करार दे दिया। इस मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने 2013 में अहमदाबाद के आश्रम में उसका कई बार रेप किया। इस मामले में आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए। मामले में सजा का ऐलान सुबह किया जाएगा। उधर खबर है कि यूक्रेन युद्ध में जर्मनी के लेपर्ड टैंकों को उखाड़ फेंकने का प्लान पुतिन ने तैयार कर लिया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक उसके T-72 टैंक के आगे टिक नहीं पाएगा। अपने इस दावे को साबित करने के लिए रूस की तरफ से अपने T-72 टैंकों से हमले का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस के T-72 टैंक अपने टारगेट पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि नीप्रो नदी के दाहिने हिस्से यानी यूक्रेन में दुश्मन के ठिकानों पर इन टैंकों के जरिए गोलीबारी की गई। वीडियो में दिखा कि इन टैंकों ने काफी दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करके रख दिया। ये वीडियो जारी कर रूस ने दिखाने की कोशिश की कि वो जर्मनी के सबसे ताकतवर और मजबूत टैंक लेपर्ड 2 को पटकनी देने को तैयार है, जबकि लगातार पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक रूस के घातक T-72 को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो देशों के ताकतवर टैंकों को परखचे उड़ाने के लिए पुतिन ने अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28 को उतार दिया। रूस का दावा है कि उसका यह अटैक हेलीकॉप्टर पलक झपकते ही पश्चिमी देशों के घातक टैंकों को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ये खबर आई थी कि रूस को रोकने के लिए नेटो देश जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड टैंकों की सप्लाई करेगा और दावा किया जा रहा है कि लेपर्ड टैंकों की काट पुतिन ने पहले ही तैयार कर रखी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के मैदान में नेटो देशों के घातक टैंकों को धूल में मिलाने के लिए पुतिन का अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28 तैयार है। मतलब ये कि अगर यूक्रेन को लेपर्ड टैंकों की खेप मिली तो जंग के मैदान में पुतिन उन्हें ध्वस्त करने के लिए कमर कस चुके हैं। रूस की तरफ से बाकायदा इस अटैक हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी जारी की गई। दावा किया गया कि ये तस्वीर 1995 की है और इस दौरान स्वीडन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहा था। तब उसे रूस के Mi-28 हेलीकॉप्टर और अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर में किसी एक को चुनना था।
और तब स्वीडन ने रूस के इस अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। उस दौरान स्वीडन ने मी-28 हेलीकॉप्टर की ताकत परखने के लिए लेपर्ड टैंक के साथ एक ड्रिल भी की थी, जिसमें रूस का यह हेलीकॉप्टर लेपर्ड टैंक पर भारी पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल दागने की ताकत रखने वाले इस हेलीकॉप्टर को 1980 के दशक में बनाया गया था। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की है और ये 435 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यही नहीं, इसकी गोलियां बख्तरबंद गाड़ी को भी भेज सकती हैं। मतलब नेटो के टैंकों को पस्त करने के लिए पुतिन का ये हथियार तैयार है, जिससे बच पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इधर मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलकर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रख दिया गया। इस पार्क का उद्घाटन पिछले साल महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे असलम शेख ने किया था और उस वक्त उन्होंने मलाड के इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा था। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने उस वक्त महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का खूब विरोध भी किया था। हालांकि अब महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेश पर टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलकर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रख दिया गया। उधर रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म पठान ने 5 दिन के अंदर करीब 550 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। रिलीज के बाद पहले वीकेंड में इस फिल्म ने भारत और अमेरिका में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि दुनिया भर में पठान को इतने लोग देखने पहुंचे कि इस फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों के अंदर ही करीब 550 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ भारत में ही पठान की कमाई 275 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई और फिल्म ने सबसे तेजी से 200 करोड़ की कमाई वाले क्लब में शामिल होने का इतिहास बना लिया। इसी के साथ इस फिल्म ने कमाई के मामले में KGF 2 और बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और अगर ये फिल्म इतनी ही तेजी से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ती रही तो जल्द ही पठान एक्टर आमिर खान की फिल्म दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। दंगल ने रिलीज के बाद 387 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। और इसी बीच फिल्म पठान पर खड़े हुए विवाद के बाद शाहरुख खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मुंबई में उन्होंने दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहरुख ने कहा कि फिल्मों में एक्टर जो कुछ करते हैं उसका मकसद सिर्फ मनोरंजन होता है। We should spread happiness, brotherhood, entertainment. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों एक्टरों ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। इस बीच पाकिस्तान के लोगों पर शहबाज शरीफ की सरकार ने महंगाई का ऐसा बम फोड़ा कि पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान के लोग त्राहिमाम करने लगे। कुछ जगहों पर गुस्साई भीड़ ने पेट्रोल पंप तक फूट डाले। एक झटके में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए और एक साथ पेट्रोल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा होते ही लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लाहौर के एक पेट्रोल पंप को लोगों ने फूंक डाला। पाकिस्तान के लोगों का आरोप है कि वहां के नेता अपनी नाकामियों का बोझ उन पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए पहुंच चुकी है। ऊपर से पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर लोगों को 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। फ्यूल आपके सामने ही ऐसा दे ही नहीं रहे। 300 रुपए का बड़ी मुश्किल से दिया है। 1 लीटर ज्यादा नहीं डाल रहे, 300 रुपए का डलवा रहे हैं। लोगों का गुस्सा भड़कने की वजह पाकिस्तान के हालात है। पाकिस्तान में महंगाई दर इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऊपर से काम धंधे बंद होने की वजह से बेरोजगारी और भुखमरी से लोग परेशान हैं। इसलिए पाकिस्तान में हंगामा मच गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार का दावा यह है कि उसके पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बेल आउट पैकेज देने के लिए IMF ने पाकिस्तान की सरकार के सामने कुछ कड़ी शर्तें रखी थी और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना उन शर्तों में शामिल था। इसीलिए सरकार ने आंख बंद कर हर चीज के दाम बढ़ा दिए। लेकिन महंगाई के बोझ के नीचे दबी जनता ने पाकिस्तान के नेताओं को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ये जो पाकिस्तान अल्लाह माफ करे, ये चोरों से भरा पड़ा मुल्क है। ने जो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, सारे लोटे इकट्ठे हुए हैं, चोर सारे इकट्ठे हुए हैं। ऊपर से कंगाल हो चुके पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। IMF के सामने पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना हो या वहाँ की सरकार की बेचारगी हो, पाकिस्तान के लोगों से कुछ भी नहीं छिपा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि IMF इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के वित्त मंत्री का वो बयान भी गुस्से की वजह बन गया, जिसमें उन्होंने मुल्क को अल्लाह के भरोसे छोड़ने की बात कही थी। सारा बेड़ा गड़क हो गया है तो कह रहा है कि जी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने ही चलाना है, तो IMF के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के नेताओं का मजाक उनके ही देश के नेता उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वहाँ एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर पाकिस्तान अपने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं डालता तो भी उसे बर्बाद होने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तान ने लोगों पर टैक्स नहीं बढ़ाया तो देश चलाना तो क्या, सरकारी दफ्तरों को भी चलाना मुमकिन नहीं बचेगा। खबर है कि अगर 2 महीने में पाकिस्तान को कोई बड़ी आर्थिक मदद नहीं मिली तो वहां की सरकार के पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान ने अपने हर दोस्त के दरवाजे पर माथा टेक लिया, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सामने हाथ फैला लिए, अमेरिका पर दबाव डालने के लिए रूस के साथ तेल की डील तक कर ली, लेकिन उसका कोई भी दांव इस बार काम नहीं आया।
जिसकी सजा पाकिस्तान के लोगों को मिल रही है। बच्चों के लिए जमा करना तो बड़ी दूर की बात है भाईजान, रोटी नहीं पूरी हो रही। यहाँ पे जंगल का कानून है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई सुनने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास भी केवल सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि कीमतें केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ी, बल्कि खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज के दाम आसमान छूने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जीने की कीमत अचानक कई गुना बढ़ गई। प्याज के दाम कराची में 250 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। असल में प्याज की खेती वहां बलूचिस्तान और सिंध में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस बार फसल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से प्याज मंगवाना पड़ा और इम्पोर्ट पर पाकिस्तान ने कई गुना टैक्स लगा दिया। प्याज जैसा ही हाल दूसरी कई फसलों का है। सब्जियां महंगी देखकर वहां के लोगों के पास चिकन खाने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अचानक चिकन की कीमत भी कई गुना बढ़ गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत 560 रुपए से 580 रुपए किलो है। मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान को वहां की सरकार ने महंगाई की आग में झोंक दिया। सरकार तो कंगाल है ही, पब्लिक बेहाल हो गई। लेकिन ये साफ नहीं है कि IMF से भीख मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। उधर कंगाली से बेहाल पाकिस्तान में लोगों को अब भारत की याद आने लगी। महंगाई से बेहाल हो चुके लोगों को लग रहा है कि उन्हें हिंदुस्तान चले जाना चाहिए, जहां उन्हें स्वाभिमान के साथ आसान और महफूज जिंदगी मिल पाए। वहां के लोगों के इन बयानों ने पाकिस्तान के नेताओं की आंखें खोलकर रख दी। इससे बेहतर हम इंडिया चले जाएं। हर बात पर हिंदुस्तान को कोसने वाले पाकिस्तान के नेताओं के ये बयान बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान की सरकार लोगों में राष्ट्रवाद को जगाना तो दूर, राष्ट्रीय शर्म की वजह बन रही है। जिस मुल्क में पैदा हुए, जहां का खाया, जहां जीवन काटा, अब उस मुल्क में रहना पाकिस्तान के लोगों को बोझ लगने लगा है। इसीलिए लोग खुलकर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। हम यहाँ से निकल जाएं, इससे बेहतर हम इंडिया चले जाएं। जिसकी वजह है पाकिस्तान के नेताओं के काले कारनामे, जिन पर रोज कोई नई रिपोर्ट पर्दा उठा रही है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के नेताओं के महंगे शौक और रईसी की पोल खोल दी। पता चला कि 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हेलीकॉप्टर की यात्राओं पर खर्च किए गए। मतलब ये वो यात्राएं थी जो इमरान खान पाकिस्तान के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के लिए कर रहे थे। हेलीकॉप्टर पर 2019 से 2021 तक 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च कर दिए गए। इसके अलावा उनकी यात्राओं पर सरकारी खजाने से 43 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। ऐसा नहीं है कि बस इमरान खान ही खजाने को दोनों हाथों से लुटा रहे थे। रिपोर्ट में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र है। नवाज शरीफ ने 45 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए एक अलग कैंप ऑफिस बना लिया था। पाकिस्तान के हुक्मरान याशें करते हैं सारी, लेकिन ये हम लोगों का किसी को परवाह को नहीं है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई जब पूरा पाकिस्तान महंगाई की आग में झुलस रहा है, इसीलिए लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि इस बार तो मुस्लिम देशों के संगठन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। खबर है कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दें और भारत से दोस्ती कर ले। पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। वहाँ का हर नेता केवल कश्मीर का राग अलाप कर राजनीति करता आया है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलकर वहां के लोगों को बेवकूफ बनाता आया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। सऊदी अरब और UAE जैसे बड़े मुस्लिम देशों के असर वाले संगठन OIC ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को तो इन देशों से केवल कर्ज चाहिए था, लेकिन इस बार उससे मिल गई कश्मीर को भूलने की नसीहत। और पाकिस्तान को सलाह दी गई है कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे और हिंदुस्तान से दोस्ती कर ले, ताकि वो विकास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ पाए। इन बड़ी ताकतों ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी कि हिंदुस्तान से दोस्ती करते ही उसकी ज्यादातर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इस बीच नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन ने रूस को सीधी जंग की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग के बीच उसके पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश की तो नेटो के सब्र का बांध टूट जाएगा और रूस और नेटो देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस की नीयत में खोट है और मुमकिन है कि वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भी घुसपैठ करे। यानी नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन का इशारा पोलैंड की ओर था, जो यूक्रेन का साथ भी दे रहा है और नेटो देशों की मदद यूक्रेन तक पहुंचाने का रास्ता भी है। और इसी वजह से रूस की बुरी नजर पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों पर पड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो नेटो चुप नहीं बैठेगा। यानी रूस से भिड़ने के लिए नेटो तैयार बैठा। उसकी ये धमकी ऐसे समय आई जब अमेरिका ने यूक्रेन को टैंकों की खेप देने का ऐलान किया, जिसे सुनकर पुतिन भड़क उठे थे और उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी थी, जिसकी पुष्टि खुद यूक्रेन की सेना ने की थी। माना जा रहा है कि पुतिन ने यह बड़ा वार अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों तक संदेश पहुंचाने के लिए किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेटो देश यूक्रेन की मदद करें। लेकिन यूक्रेन तक मदद पहुंच रही है, वो भी लगातार, जो रूस का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी है। माना जा रहा है कि नेटो को इसी वजह से लगा कि पुतिन कभी भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में घुस जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस के बीच युद्ध हो जाएगा। नेटो की धमकी का रूस की ओर से भी जवाब आया। उसने साफ कर दिया कि जंग की जमीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका तैयार कर रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसे रूस अपने ऊपर हमला मान सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना नेटो के हथियारों से लड़ रही है।
यही नहीं, रूस के दोस्त चीन ने भी आग में घी डालने वाला बयान दिया और कहा कि यूक्रेन नेटो को जंग में खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास रूस के हाथों तबाह होने से बचने का बस यही एक रास्ता है, यानी जंग की जमीन तैयार है, जिस पर लड़ने के लिए नेटो ने रूस को धमकी दे डाली। उधर नेटो यूक्रेन युद्ध में एशियाई देशों को भी घसीटने की तैयारी में। इसी सिलसिले में नेटो के महासचिव दक्षिण कोरिया की यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण कोरिया से यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने की अपील की। इसके साथ ही नेटो के महासचिव ने दक्षिण कोरिया को जर्मनी और नॉर्वे जैसे देशों का हवाला भी दिया, जिन्होंने शुरुआत में तो जेलेंस्की की फौज की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जंग आगे बढ़ने के साथ ही इन देशों ने यूक्रेन को हथियार देने शुरू कर दिए। खबर है कि दक्षिण कोरिया के बाद नेटो महासचिव जापान भी जाएंगे। इस बीच खबर है कि नेटो महासचिव की इस यात्रा पर उत्तर कोरिया भड़क गया और उसने यूक्रेन को हथियार देने की अपील को एशियाई देशों के लिए बड़ा खतरा बताया। उत्तर कोरिया के शासक किम के मुताबिक अगर दक्षिण कोरिया या जापान यूक्रेन की मदद करेंगे तो उन्हें रूस और चीन के अलावा उत्तर कोरिया के भी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इधर श्रीनगर में राहुल गांधी का कटआउट तिरंगे से बड़ा होने पर विवाद हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, लेकिन इस दौरान उनका कटआउट तिरंगे से बड़ा नजर आया, जिस पर विवाद हो गया, क्योंकि बीजेपी ने इसे राष्ट्र ध्वज के सम्मान से जोड़ दिया। कटआउट बड़ा है और राष्ट्रीय ध्वज छोटा है, तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो थी देश को जोड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी इसके साथ कई विवाद जुड़ गए, जिसकी वजह से बीजेपी को कांग्रेस के किए कराए पर पानी फेरने का मौका मिल गया, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि ये यात्रा 2024 में उसे फायदा पहुंचाएगी। लेकिन राहुल का तिरंगे से बड़ा कटआउट लगाकर उसने बीजेपी के हाथों में मुद्दा दे दिया, जिसे वो 2024 की चुनावी तैयारी में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। इस बीच पृथ्वी की गहराई में कुछ ऐसे बदलाव होने की खबर है जो बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। दुनिया के कई देशों में इस पर रिसर्च की जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी कुदरती आफत की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया के कई वैज्ञानिक इस नई पहेली को सुलझाने में लग गए। खबर है कि धरती के सबसे अंदर वाली परत यानी कोर, जो एक गेंद की तरह है, उसके घूमने की रफ्तार कम हो रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती है, लेकिन पृथ्वी की हर परत एक साथ नहीं घूमती, क्योंकि इनके घूमने की रफ्तार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कम या ज्यादा होने से कोर के घूमने की रफ्तार भी बदल सकती है। कुछ दिनों पहले इसी से जुड़ी एक रिसर्च नेचर जियोसाइंस नाम के एक जर्नल में छापी गई थी। उसी रिसर्च में दावा किया गया था कि धरती का कोर पहले से कम गति से घूम रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी तह में जाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती में हुआ यह बदलाव बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है और सदियों से ठंडे पड़े ज्वालामुखी अचानक सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी जगहें धरती पर हैं जहां ज्वालामुखी सदियों पहले हुआ करते थे, लेकिन अब वहां घनी आबादी बसती है। अगर ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय हुए तो तबाही आ जाएगी। इसके अलावा समुद्र में सुनामी आने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। जमीन फटने और भूकंप आने जैसी घटनाएं होना भी मुमकिन है। इसकी वजह है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में आने वाला बदलाव। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इन आशंकाओं को खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि लगभग 70 साल में कोर के घूमने की रफ्तार में अंतर आता है, जिसके लिए धरती की बाकी परतें खुद ब खुद संतुलन बना लेंगी। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बर्फबारी के साथ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां चंद्रकोट और बनिहाल इलाके के बीच कई जगहों पर पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा और पुलिस ने लोगों को हाईवे पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला ये मुख्य रास्ता है। ऐसे में इसके बंद होने से कई जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ने का अनुमान जताया गया। उधर F-35 फाइटर जेट से जुड़ी अमेरिका की शर्त के नाम पर तुर्की में सवाल खड़े हो गए। तुर्की में बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी के प्रमुख के मुताबिक F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने वाले उसे बिना अमेरिकी इजाजत के उड़ा भी नहीं सकते। मतलब यह कि ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की को अमेरिका से F-35 विमान मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। और ये दावा वहां बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी के मालिक ने किया, जिनके मुताबिक अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने के बाद उसे उड़ाने के लिए अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब तुर्की को अमेरिका से F-35 मिलने की उम्मीदें बढ़ गई थी। कुछ रोज पहले ही दोनों देशों के रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में एक बैठक हुई, जिसके बाद यह बयान जारी किया गया कि तुर्की और अमेरिका के बीच F-35 की डील पर बातचीत जारी रहेगी। और इसी के बाद तुर्की ये मान बैठा था कि ग्रीस को जवाब देने के लिए F-35 जल्द ही उसकी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की शर्त का हवाला देकर वहां की कंपनी के प्रमुख F-35 पर हुई बातचीत का मजाक बना रहे। जबकि F-35 पाने के लिए तुर्की कई साल से कोशिश में जुटा है। हालांकि उसे ये फाइटर जेट मिल पाना अभी दूर की कौड़ी लगती है।
क्योंकि अभी तो अमेरिका के साथ उसकी डील F-16 पर ही अटकी हुई है, यानी उसे अभी अमेरिका से F-35 से कम ताकत वाले F-16 मिलने में अड़ंगा लगा हुआ है। हालांकि इसके लिए बाइडेन ने हामी जरूर भर दी है, लेकिन वहां की संसद ने डील को मंजूरी नहीं दी है और इसके लिए तुर्की की ही एक जिद जिम्मेदार है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर तुर्की पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि नेटो के सदस्य देश तुर्की ने ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता में अड़ंगा लगा रखा है। उसने तो इस मुद्दे पर स्वीडन और फिनलैंड से बातचीत तक करने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी तक दे दी थी। खबर के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की से यह साफ कर दिया था कि उसे स्वीडन और फिनलैंड का समर्थन करना ही होगा और ऐसा नहीं करने पर उसे अमेरिका से F-16 की खेप नहीं मिलेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसके बाद तुर्की ने बाइडेन से इस मामले में दखल देने की भी गुहार लगाई थी, ताकि अमेरिकी संसद को F-16 तुर्की भेजने की मंजूरी देने के लिए मनाया जा सके। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सख्ती के साथ तुर्की से बोल दिया है कि उसे स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता के लिए राजी होना ही होगा और इसके बाद ही उसे F-16 लड़ाकू विमान मिल पाएंगे। इधर चीन के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चीन का शिनजियांग प्रांत था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 रही, जिसकी वजह से शिनजियांग प्रांत के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि रेलवे स्टेशन पर बैठे कई लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बीच यूके की ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जेक बेरी ने दावा किया कि अगर यूके ने जंग में यूक्रेन का मजबूती से साथ नहीं दिया तो तीसरा विश्व युद्ध तय। ये दावा उन्होंने यूके के एक न्यूज चैनल पर टीवी शो के दौरान किया और चेतावनी दी कि यूक्रेन में अगर यूके कार्रवाई नहीं कर पाता तो पुतिन को पश्चिमी देशों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात को खड़ा होने से रोकने के लिए ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जेक बेरी ने कहा कि यूक्रेन के समर्थन में यूके जो कुछ भी कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस दावे को मजबूती देने के लिए 7 साल पहले 2014 में क्राइमिया में हुई जंग का भी जिक्र किया और कहा कि अगर उस वक्त भी यूके पुतिन के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ होता तो शायद अब ये संघर्ष नहीं करना पड़ता और यूरोप की धरती पर बार बार कब्जे की लड़ाई नहीं हो रही होती। यही वजह रही कि जेक बेरी ने यूके के यूक्रेन का मजबूती से साथ देने पर जोर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक अगर ऐसे ही जंग खिंचती रही तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात पर यूके को गर्व महसूस करना चाहिए कि युद्ध छिड़ने के पहले से वो यूक्रेन को ट्रेनिंग देता आ रहा है। साथ ही जेक बेरी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अभी रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में मजबूती से खड़े नहीं हुए तो आने वाले वक्त में पोलैंड की जमीन पर यूके के सैनिक रूस से लड़ रहे होंगे, जिसका मतलब ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है। जेक बेरी के मुताबिक यूके को रूस के खिलाफ अभी से ही सब हथकंडे अपना लेने चाहिए ताकि आगे चलकर हालात और खराब न हो। इधर केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को रद्द कर दिया। इस सीट से एनसीपी के मोहम्मद फैजल सांसद थे, जिन्हें कुछ दिन पहले लक्षद्वीप की निचली अदालत ने हमले के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए लक्षद्वीप सीट पर 27 फरवरी को मतदान का ऐलान कर दिया था। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव का फैसला रद्द कर दिया। उधर लंदन में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके लिए सैकड़ों लोग बीबीसी मुख्यालय के सामने पहुंच गए और कई पोस्टरों के जरिए इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना विरोध जताया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में सोशल मीडिया से हटाया जा चुका है। इस बीच यूक्रेन युद्ध को छिड़े 11 महीने से ज्यादा हो जाने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो इस जंग को 24 घंटे में खत्म करवा सकते हैं। ये दावा उन्होंने अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य में एक कार्यक्रम के दौरान किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग को 24 घंटे के अंदर खत्म करवा देते। ट्रंप का कहना तो यहाँ तक है कि अगर वो जो बाइडेन की जगह होते तो रूस यूक्रेन पर हमला करने की जरूरत ही न करता और यूक्रेन युद्ध की आग में जल नहीं रहा होता। If I were president, you would have zero chance that that war would have happened. And even now is... इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में लोगों की मौत के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर वो अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो वो पुतिन के साथ बहुत जल्द एक समझौता कर सकते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे कुछ लोगों पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ करने के कुछ दिनों बाद ही ये घटना हुई, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए।
जिनमें एक वीडियो में दिखा कि जब हाथों में तिरंगा लिए कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ खालिस्तान समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वो लोग डंडों से तिरंगा लिए लोगों पर वार करते दिखे। उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते नजर आए। वो लोग ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के काबू में आते भी नहीं दिखे, जिस वजह से काफी देर तक वहाँ इसी तरह के हालात बने रहे। हंगामे के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। एक दूसरे वीडियो में दिखा कि कुछ लोग एक कार पर तिरंगा लगाकर सड़क पर निकले थे, जिन्हें कुछ खालिस्तान समर्थकों ने घेर लिया, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहां से भगा दिया। इधर दिल्ली में खालिस्तान समर्थकों की साजिश का पर्दाफाश करने वाले कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आए। जिन 2 खालिस्तान समर्थकों के ये वीडियो बताए गए वो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। और उन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 18 जनवरी की रात दिल्ली के विकासपुरी इलाके में दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में विक्रमजीत सिंह और बलराम नाम के दोनों आरोपी एक मोटरसाइकिल पर सवार नजर आए। एक दूसरे वीडियो में वो एक इलाके में दीवार पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखते भी दिखे। उधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर बवाल तेज हो गया। कई संत स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर गुस्से में नजर आए और उन पर जमकर बरसे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जबरदस्त गुस्से में नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़े रहे। उन्होंने ट्वीट कर हनुमानगढ़ी के महंत को जवाब भी दिया। यही नहीं, अखिलेश ने भी उनका साथ दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। इस बीच लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा नाम के संगठन ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन किया और रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी, जिसके बाद इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। यानी 2024 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने धार्मिक मुद्दे को हवा दे दी, जिसके बाद बीजेपी को समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया, वो भी बिना हाथ पैर मारे। इधर अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी, क्योंकि पुलकित आर्य ने निचली अदालत के नार्को टेस्ट करवाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पुलकित ने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी। नैनीताल हाई कोर्ट ने नार्को टेस्ट पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब भी मांगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बर्फबारी के बाद खराब मौसम की वजह से 30 जनवरी को होने वाली पीजी और इंजीनियरिंग समेत कई दूसरी परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। वहीं जोरदार बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आई, जबकि बडगाम का रेलवे ट्रैक भी सफेद बर्फ से ढक गया। उधर रूस और यूक्रेन की जंग में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी कूद गईं। उन्होंने अमेरिका पर इस जंग को भड़काने का आरोप लगा दिया। किम यो जोंग ने अमेरिकी टैंक एब्रम्स को यूक्रेन भेजे जाने के फैसले को खतरनाक बताया और उन्होंने अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुना दी। अमेरिका ने कुछ रोज पहले ही अपने खतरनाक एब्रम्स टैंक यूक्रेन भेजने का फैसला किया, जिसके बाद किम की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उत्तर कोरिया इस जंग में पूरी तरह पुतिन के साथ खड़ा है। किम यो जोंग ने आरोप लगाया कि अमेरिका रूस के खात्मे के लिए जंग को और भड़काना चाहता है और इसी की आड़ में वो अपने घातक हथियार यूक्रेन को देकर रूसी सैनिकों को मरवा रहा है। किम यो जोंग ने आरोप लगाया कि अमेरिका रूस की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जिसके खिलाफ उत्तर कोरिया हमेशा रूस के साथ खड़ा है। मतलब ये कि किम की बहन ने अमेरिका को ही खुली चुनौती दे दी, जबकि अमेरिका पहले से ही उत्तर कोरिया से खार खाए बैठा है। क्योंकि ऐसी खबरें आई कि उत्तर कोरिया यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए रूस को हथियार भेज रहा है। अमेरिका ने करीब 1 हफ्ता पहले इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की थी। तब उसने दावा किया था कि उत्तर कोरिया ट्रेन के जरिए हथियार रूस भेज रहा है, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। मतलब ये कि उत्तर कोरिया जंग में रूस का साथ देकर पश्चिमी देशों के किए किराए पर पानी फेर रहा है। वो चोरी छिपे रूसी सेना के लिए खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब तो किम की बहन किम यो जोंग ने बाइडेन के खिलाफ सरेआम ताल ठोक दी। माना जा रहा है कि इसके बाद उत्तर कोरिया और अमेरिका के रिश्तों में लगी आग भड़क सकती है। इधर जयपुर के एक होटल में गोलीबारी करने वाले लॉरेंस गैंग के गुर्गों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी। 2 दिन पहले बदमाशों ने इस होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिससे वहां दहशत मच गई थी। इस गोलीबारी का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश होटल में फायरिंग करते दिखाई दिए। अनमोल बिश्नोई और ऋतिक बॉक्सर नाम के इन दोनों बदमाशों ने इस दौरान वहां एक पर्चा भी फेंका। बताया गया कि इसके जरिए उन्होंने होटल के मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थ्रेट्स पहले भी सामने आई है, उनको लेकर हम लोग लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस ने लॉरेंस गैंग के दोनों गुर्गों को पकड़ने के लिए 20 टीमें बना दी। खबर है कि इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी रोहित गोदारा के नाम से भी इसी होटल के मालिक से फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई से मदद मांगी थी। उधर खबर है कि रूस की सेना ने जापोरिजिया के जिस परमाणु प्लांट पर कब्जा किया है, वहां से धमाके की आवाजें सुनी गई। ये
दावा यूएन की परमाणु समिति से जुड़े एक अधिकारी ने किया और यह आरोप लगाया कि रूस की सेना के कब्जे वाले परमाणु प्लांट के पास एक के बाद एक करीब 8 जोरदार धमाके हुए। उन्होंने दावा किया कि रूस की एक टुकड़ी परमाणु प्लांट में किसी खुफिया प्लान को अंजाम देने की कोशिश में जुटी थी। हालांकि जैपोरिजिया के प्लांट की सुरक्षा में तैनात कमांडर ने इस बात से साफ तौर पर इंकार कर दिया और आरोप लगाया कि ये दावे सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने रूस की छवि खराब करने के इरादे से किए गए। उनके मुताबिक यूएन के अधिकारी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि रूस परमाणु प्लांट की सुरक्षा के काबिल नहीं, इसलिए वो रूस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। इधर पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वहां पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की मदद से ड्रग्स का कारोबार करने वाले 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से 5 किलो हेरोइन बरामद की। इसके अलावा करीब 13 लाख कैश भी जब्त किया गया, जिसकी जानकारी खुद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर दी। इस बीच गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भूकंप के झटके सुबह 6:38 पर महसूस किए गए, जिसका केंद्र कच्छ में दुधई गांव से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। उधर यूके के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने यूके को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी। ये दावा उन्होंने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में किया, जिसमें बोरिस जॉनसन ने बताया कि यूक्रेन पर हमला करने से कुछ वक्त पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें फोन किया था और यूके पर मिसाइल अटैक की धमकी दी थी। बोरिस जॉनसन के मुताबिक पुतिन ने उन्हें कॉल पर कहा था कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन यूके को तबाह करने के लिए 1 मिनट के अंदर 1 मिसाइल जरूर भेज सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने बताया कि उन्होंने पुतिन की धमकी के बावजूद यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखा और यही वजह रही कि जब रूस ने यूक्रेन पर पिछले साल फरवरी में हमला बोला तो वो युद्ध के बीच कीव का दौरा करने वाले पश्चिमी देशों के पहले नेता रहे। बोरिस जॉनसन 11 महीने के युद्ध में 3 बार यूक्रेन जा चुके हैं और ऐसा करके लगातार ये बताते रहे हैं कि वो इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। वो सबसे पहले पिछले साल 10 अप्रैल को पहली बार रूस के हमले के बाद कीव पहुंचे थे और वहां उन्होंने यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही थी। उसके बाद 24 अगस्त को बोरिस जॉनसन यूक्रेन गए थे, जहां उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की और तीसरी बार इस साल 22 जनवरी को वो यूक्रेन के बुचा शहर पहुंचे, जहां बोरिस जॉनसन ने जंग में मारे गए यूक्रेन के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन अब बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में बोरिस जॉनसन ने जो आरोप पुतिन पर लगाया उससे सब हैरान रह गए। बोरिस जॉनसन के मुताबिक पुतिन को इस बात का अंदेशा पहले से था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नेटो देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे और यही वजह थी कि पुतिन ने उन्हें फोन कर धमकाने की कोशिश की। खबर तो यह भी है कि बोरिस जॉनसन ने जंग छिड़ने से पहले पुतिन को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुतिन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने सिरे से खारिज कर दिया और बोरिस जॉनसन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। दिमित्री पिस्कोव ने साफ कहा कि पुतिन की तरफ से बोरिस जॉनसन को मिसाइल अटैक की कोई धमकी नहीं दी गई। इधर बिहार के नवादा में साधु के वेश में घूम रहे मुस्लिम समुदाय के 6 लोगों की पिटाई कर दी गई। बताया गया कि ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो ट्रेन से वहां पहुंचे, जिसकी जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने उन सभी को घेर लिया और फिर जमकर उनकी पिटाई कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी में जाकर अपनी जान बचाई। हालांकि वहां भी कुछ लोगों ने उन्हें पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद वो लोग शांत हो गए। गांव वालों का आरोप है कि पकड़े गए लोग साधु के वेश में घूमकर चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से धारदार हथियार मिलने की भी बात कही गई। बताया गया कि वो सभी यूपी के बदायूं और गोंडा जिले के हैं। उनके साथ कई और लोग भी वहां पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस उनके साथियों को भी पकड़ने में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के एक टॉप जनरल ने ब्रिटेन की सेना को नाकारा बता दिया। खबर है कि अमेरिकी जनरल ने ब्रिटेन की युद्ध लड़ने की क्षमता पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि मौजूदा हालात में ब्रिटेन की सेना जंग लड़ने में फिसड्डी साबित होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के इस टॉप जनरल ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को कई खतरों से आगाह भी किया। अमेरिकी सेना के इस अधिकारी का कहना है कि समय के साथ ब्रिटेन युद्ध लड़ने की क्षमता खोता जा रहा है, क्योंकि उसने युद्ध लड़ने की तैयारियों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन को रक्षा क्षेत्र में हर साल 300 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ खर्च करने की नसीहत भी दी, ताकि यूक्रेन को जंग के बाद बने हालात से निपटने और यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन मजबूत हो सके। क्योंकि अमेरिकी जनरल का मानना है कि ब्रिटेन के पास हथियारों की भारी कमी हो गई, और वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन की मदद करने पर ब्रिटेन सीधे तौर पर पुतिन के निशाने पर है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति कई बार जेलेंस्की के सैनिकों को हथियार देने पर ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन अमेरिकी अधिकारी का साफ कहना है कि यूक्रेन की मदद करने की वजह से ब्रिटेन की सैन्य ताकत घट चुकी है, जो कभी भी उसके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि पुतिन उस पर पहले से ही हमले की ताक में बैठे हैं।
ऐसे में अगर ब्रिटेन ने खुद को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के साथ यूक्रेन को भी नए हथियारों की जरूरत है। खासकर पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का सामना करने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों को सैन्य मदद की दरकार है। कहा जा रहा है कि इन हालात में अगर यूक्रेन के दोस्त ही कमजोर पड़ गए तो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की अब तक की मुहिम पर पानी फिर सकता है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बस के खाई में गिरने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। क्वेटा से कराची जा रही उस बस में कुल 48 लोग सवार थे। इधर महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के तमाम बड़े नेता राजघाट पहुंचे, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। ये तमाम नेता सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी शरीक हुए। ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राहुल गांधी ने बापू को नमन किया। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स को बर्बाद करने का प्लान पुतिन ने तैयार कर लिया। यह अमेरिका का वही हथियार है जिसके जरिए यूक्रेन की सेना ने जंग में कई बार रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन अब खबरें हैं कि पुतिन ने अमेरिका के हाइमार्स का तोड़ निकाल लिया है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस ने अपने पांसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है। दावा है कि अब रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस्ड हो गया है कि वो अमेरिका के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हाइमार्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि पांसीर S-1 का नया वर्जन 360 डिग्री अपग्रेड हो चुका है और नया पांसीर S-1 अमेरिका के हाइमार्स की काट कर उसे मार गिराने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर सकता है, जिस वजह से जेलेंस्की की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जंग में जेलेंस्की के सैनिक अगर 11 महीने से टिके हैं तो उसमें अमेरिका के हाइमार्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसे यूक्रेन ने भी कई बार माना है। युद्ध के मैदान में जेलेंस्की और उनकी फौज हाइमार्स को गेम चेंजर बताती आई है। माना जा रहा है कि हाइमार्स की तेज रफ्तार की वजह से रूस के लिए उसे मार गिराना मुश्किल हो रहा था, जो अब पांसीर S-1 के नए वर्जन से रूस के लिए बहुत आसान हो सकता है। खबरें तो ये भी हैं कि रूस ने अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में तैनात भी कर दिया है ताकि यूक्रेन के ड्रोन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को ढेर किया जा सके। उधर बिहार के गोपालगंज में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां शातिर तरीके से शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उनके पास से शराब की 288 बोतलें भी बरामद की गई। यूपी से आने वाले सारे वाहनों का और लोगों का भी जांच किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी शराब की बोतलें जैकेट में रखकर उत्तर प्रदेश के रास्ते गोपालगंज जा रहे थे। तभी उत्पाद विभाग की टीम ने उन दोनों को धर दबोचा। इस बीच दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास 4 स्कूल बसों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने पुलिस की मदद करते हुए बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक चारों बसों में 216 छात्र सवार थे। इस हादसे में 25 छात्रों को चोटें आईं। उनके साथ 4 लोग भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर यूक्रेन में चल रही जंग के बीच डेनमार्क ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 उड़ाकर रूस को अपनी ताकत दिखाई। नेटो के सदस्य देश को पुतिन दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और इसी वजह से डेनमार्क ने एक साथ 9 F-16 लड़ाकू विमानों को उड़ाकर पुतिन को अपनी ताकत दिखाई। डेनमार्क की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक साथ कई F-16 विमान आसमान में गरजते और अपनी ताकत परखते नजर आए। वीडियो में डेनमार्क के उस एयरबेस पर कई फाइटर जेट खड़े दिखे, जबकि वहां मौजूद कई लोग आसमान में उड़ते F-16 लड़ाकू विमानों का वीडियो बनाते रहे। माना जा रहा है कि अमेरिका के इन घातक लड़ाकू विमानों को उड़ाकर डेनमार्क ने रूस को चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग में उसे घसीटने की कोशिश की तो वो उस पर हमला करने में देर नहीं लगाएगा। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने रूसी सेना के लैंसेट 3 आत्मघाती ड्रोन की तस्वीर जारी की, जिसमें रूस का यह घातक ड्रोन यूक्रेन की सेना के लगाए जाल में फंसा नजर आया और धमाका होने से पहले ही इसे नाकाम कर दिया गया। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने कई इलाकों में अपने टैंकों के ऊपर पॉलिएस्टर से बने जाल लगाए हैं, जो जंग में रूसी ड्रोन से होने वाले हमलों के खिलाफ रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। रूस के आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन के टैंकों से सीधा टकराने के बजाय इन जालों में फंस जाते हैं, जिससे रूस का हमला तो बेकार जाता ही है, यूक्रेन की फौज भी भारी नुकसान से बच जाती है। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, ये नहीं बताया गया। इधर पटना में सरकारी नौकरी की मांग पर कई लोगों ने जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले साल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका रिजल्ट जारी किया गया था
लेकिन बाद में रिजल्ट में कुछ खामियां बताते हुए उसे वापस ले लिया गया। 1 साल बाद तक भी रिजल्ट जारी न होने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार से तुरंत नौकरी की मांग करते हुए खूब नारेबाजी की। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट पुनः प्रकाशित करें। बताया गया कि सरकारी नौकरी की मांग कर रहे सभी प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग विभागों में जूनियर इंजीनियरों के पदों के लिए आवेदन किया था। उधर महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वो कार एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो कार डिवाइडर को तोड़कर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें हाईवे से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी एक बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद वो हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग फरवरी 9 PM। इस ड्रोन अटैक के बाद सिर्फ वो ही परेशान नहीं है बल्कि पुतिन की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री को इजराइल ने निशाना बनाया वहां ड्रोन भी बनाए जाते थे। और इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन का सबसे बड़ा सहारा ईरान के ड्रोन ही बने हैं। वो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की बारिश करके यूक्रेन के शहरों को दहला रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि इस्फहान की फैक्ट्री में शाहिद 136 ड्रोन बनाए जाते थे या फिर दूसरे ड्रोन बनते थे। लेकिन ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की खबर ही रूस के लिए एक बुरा सपना है, क्योंकि इस हमले का असर उस पर भी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इस हमले से इजराइल ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तो उसने ईरान को यह बता दिया कि वो कभी भी हमला करके उसके ठिकाने को तबाह कर सकता है, और अगर ईरान के ड्रोन बनाने वाले ठिकाने बर्बाद हुए तो फिर यूक्रेन जंग में उसकी कमाई भी रुक जाएगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो ड्रोन की बड़ी खेप रूस भेज रहा है। दूसरा, इजराइल ने यह हमला करके रूस को भी चेतावनी दे दी, और वो ये कि रूस ईरान को परमाणु तकनीक देने के बारे में भूलकर भी न सोचे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि ड्रोन के बदले रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहा है। इसके बाद खबर आई थी कि रूस ईरान को मिसाइल देने की भी तैयारी कर रहा है, जिसके बाद इजराइल ने रूस को यह चेतावनी दी थी कि अगर उसने ईरान को मिसाइलें भेजी तो वो भी यूक्रेन को हथियार भेज देगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान में हमला करके भी रूस को संकेत दिया, क्योंकि अगर ईरान के ड्रोन बनाने वाले ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ तो फिर रूस को ड्रोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, जो यूक्रेन युद्ध में उसके लिए घातक साबित हो सकता है। उधर अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी कि 2025 में अमेरिका और चीन की जंग हो सकती है। अमेरिका और चीन का झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई चेतावनी डराने वाली है, क्योंकि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं। यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे पर खुलकर वार नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई दांव चले। रही बात चीन की, तो वो भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है, और नंबर के मामले में उसकी नौसेना अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। लेकिन दम अब भी अमेरिकी नौसेना का ज्यादा है, क्योंकि उसकी नौसेना में शामिल जहाजों और हथियारों की क्वालिटी बेहतर है, और चीन की कोशिश है कि वो इस मामले में भी अमेरिका को टक्कर दे सके। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें लग रहा है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग तीसरी बार सत्ता में लौट चुके हैं, और ऐसा लगता है कि उनका पूरा फोकस युद्ध पर है, जिसके लिए वो 2024 में ही भूमिका बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2024 में अमेरिका और ताइवान दोनों जगह राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी वायुसेना अधिकारी ने तर्क दिया कि ताइवान के चुनाव शी जिनपिंग को युद्ध की वजह देंगे, जिसके बाद वो अमेरिका को तंग करने की तैयारी शुरू कर देंगे, और फिर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। ये चेतावनी खतरनाक है। वैसे भी अमेरिका ने चीन को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता माना है। अमेरिकी सेना के कई और अधिकारी भी इस तरह के खतरे की आशंका जता चुके हैं, जिनमें एक ने तो यह तक कह दिया था कि चीन की धमकियों को हल्के में लेना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को सिखा दिया है कि दुश्मनों की धमकी को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसे हकीकत में बदल सकते हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूक्रेन जंग से पहले पश्चिमी देशों को लगता था कि पुतिन कभी हमला नहीं करेंगे और वो केवल यूक्रेन को डरा रहे हैं, लेकिन 24 फरवरी को पुतिन ने जंग शुरू कर दी, और अब अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी को लगता है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा। यानी एक ऐसे महाविनाश की चेतावनी आई है जिसकी झलक यूक्रेन जंग के बाद से दिखनी शुरू हो गई थी। इस बीच पाकिस्तान के पेशावर में एक आत्मघाती हमले में करीब 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ते वक्त यह हमला हुआ। आतंकी भी नमाज पढ़ रहे लोगों के बीच पहली कतार में खड़ा था, और नमाज खत्म होते ही उसने अचानक खुद को उड़ा लिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और भीतर मलबा भर गया।
लोग इधर उधर भागने लगे। पेशावर की सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस दौड़ने लगी। कुछ लोग तो घायलों को कंधे पर उठाकर भागते दिखे। हॉस्पिटल के मुताबिक घायलों में करीब 15 लोगों की हालत नाजुक है। इधर गुजरात के गांधीनगर की निचली अदालत ने जेल में बंद आसाराम को रेप के केस में दोषी करार दिया। इस केस में 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गांधीनगर और सूरत में रेप का केस दर्ज करवाया था, जिसमें गांधीनगर की निचली अदालत ने आसाराम को रेप का दोषी करार दे दिया। इस मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने 2013 में अहमदाबाद के आश्रम में उसका कई बार रेप किया। इस मामले में आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए। मामले में सजा का ऐलान सुबह किया जाएगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। ईरान ने अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला होने के बाद सख्त तेवर दिखाए। उसने अपने दुश्मनों को खुली चेतावनी दे दी। ईरान ने साफ कह दिया कि वो किसी से डरता नहीं है और कोई कुछ भी कर ले वो अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। 2 रोज पहले ही ईरान की उस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था जहां ड्रोन के साथ दूसरे हथियार भी बनाए जाते हैं, और ये फैक्ट्री वहां के इस्फहान शहर में है। ईरान के मीडिया ने इस फैक्ट्री पर ड्रोन हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके ऊपर एक तेज धमाका होता हुआ नजर आया। जिस वक्त फैक्ट्री पर हमला हुआ वहां पास की सड़क पर गाड़ियां और कुछ लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तभी अचानक वहां जोरदार धमाका हो गया। इस हमले के बाद ईरान ने दावा किया कि धमाका ड्रोन को मार गिराए जाने की वजह से हुआ। ईरान के मुताबिक उसकी सैन्य फैक्ट्री पर 3 ड्रोन ने हमला किया था, जिनमें एक ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया, जबकि पकड़े गए 2 ड्रोन बाद में नष्ट कर दिए गए। हालांकि मार गिराए जाने से पहले ही ड्रोन ने ईरान की बेहद अहम सैन्य फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। ईरान के मीडिया के मुताबिक हमले में उसकी छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके बाद बुरी तरह भड़के ईरान ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार ईरान ने खुलकर इजराइल का नाम नहीं लिया। हालांकि दोनों के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान और इजराइल कभी भी जंग छेड़ सकते हैं, और इजराइल के साथ अमेरिका की दोस्ती दोनों के बीच लगी इस आग में घी का काम कर रही है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान के हाथ किसी भी तरह से परमाणु बम लग जाए। ऐसी ही सलाह और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। सऊदी अरब के मीडिया ने दावा किया कि इराक और सीरिया बॉर्डर पर अमेरिका ने 25 ट्रकों के काफिले पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 के परखचे उड़ गए। दावा किया गया कि ये ट्रक ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के थे, जिनमें हथियार और गोला बारूद भरे थे, जिसका पता चलते ही अमेरिका की सेना ने आसमान से उन पर बमबारी कर दी। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक यह हमला सीरिया और इराक की सीमा पर मौजूद अल बुकमल इलाके में किया गया। 25 ट्रकों के काफिले पर एयर स्ट्राइक होते ही पूरा इलाका दहल गया। अमेरिका के इस हवाई हमले का एक वीडियो भी सामने आया। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में ट्रकों पर हमले के बाद वहां आग के गोले उठते नजर आए। दावा किया गया कि इस एयर स्ट्राइक में 6 ट्रकों के परखचे उड़ गए। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम तब दिया जब ट्रकों का यह काफिला इराक से सीरिया में दाखिल हो रहा था, और वो पूरा इलाका ईरान समर्थित और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कंट्रोल में। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि ईरान अक्सर इस चरमपंथी संगठन को सीरिया और इराक के रास्ते हथियारों की सप्लाई करता है, और एक बार फिर वो इन ट्रकों के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। लेकिन इस बार अमेरिका ने ट्रकों के काफिले पर एयर स्ट्राइक कर ईरान के इस प्लान पर पानी फेर दिया। दावा किया गया है कि आसमान से ट्रकों पर बमबारी करने से पहले उन्हें चेतावनी भी दी गई थी।
लेकिन जब अमेरिकी सेना की चेतावनी के बाद भी ट्रकों का काफिला नहीं रुका तो उन पर बमों की बारिश कर दी गई। इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 10 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने बदले के लिए ईरान के ट्रकों पर हमला किया है, क्योंकि 20 जनवरी को जॉर्डन और इराक की सीमा पर मौजूद अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हवाई हमले किए गए थे। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस हमले को ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने ही अंजाम दिया था। 20 जनवरी को जॉर्डन और इराक के बॉर्डर पर मौजूद अमेरिका के एक सैन्य बेस को 5 ड्रोन ने निशाना बनाया था। हालांकि इस दौरान 2 हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया था, लेकिन बाकी बचे 3 ने सैन्य बेस पर बमबारी कर दी थी। उस हमले में अमेरिका के समर्थन वाले सीरिया की सेना के कुछ जवान जख्मी हो गए थे। उस दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया था और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए ही उसके ट्रकों को निशाना बनाया। इधर महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वो कार एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो कार डिवाइडर को तोड़कर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें हाईवे से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी एक बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलटते हुए सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची, जिसकी चपेट में सामने से आ रही एक कार भी आ गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई। यूएपीए के तहत देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमला करने के लिए अहमद मुर्तजा पर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 9 महीने में सुनवाई पूरी कर उसे फांसी की सजा सुना दी। अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और उस दौरान अहमद मुर्तजा ने कुछ पुलिस वालों को घायल कर दिया था। बाद में उसने वहां हथियार भी लहराए थे। इस बीच जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन को लड़ाकू विमान नहीं देगा। हालांकि 14 लेपर्ड 2 टैंक देने के अपने वादे पर वो कायम है। लेकिन टैंक के बाद यूक्रेन लगातार फाइटर जेट और लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग कर रहा है, जिस पर जर्मनी ने 2 टूक कह दिया कि वो अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन नहीं भेजेगा। रूस कई बार पश्चिमी देशों को इस बात की चेतावनी दे चुका है कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान और लंबी दूरी की मिसाइल देने का मतलब है रूस को युद्ध के लिए भड़काना। जिसके बाद जर्मनी ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान नहीं भेजने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये लड़ाई नेटो और रूस के बीच नहीं है और वो रूस के साथ तनाव नहीं चाहता। लेकिन लगता है कि रूस के पड़ोसी नेटो देश पोलैंड को उसका कोई डर नहीं, क्योंकि उसने यूक्रेन को अमेरिका के घातक F-16 फाइटर जेट से लैस करने का फैसला कर लिया। इससे पहले जेलेंस्की रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से ये लड़ाकू विमान मांग रहे थे, लेकिन अब तक कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ था। खुद अमेरिका भी जेलेंस्की की इस मांग को ठुकरा चुका था, क्योंकि F-16 लड़ाकू विमानों को दुनिया के सबसे खतरनाक विमानों में एक माना जाता है और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ये विमान जंग में उतारकर वो रूस से सीधा टकराव मोल ले। लेकिन अब रूस के पड़ोसी पोलैंड ने ही जेलेंस्की की झोली भरने की तैयारी कर ली है। पोलैंड ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देगा और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिन रूसी सेना के लिए कयामत ला सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान की मार से बच पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में 23 में 11 विपक्षी पार्टियां ही शामिल हुई, जिससे कांग्रेस की विपक्ष को जोड़ने की कोशिश को झटका लग सकता है, क्योंकि समापन समारोह में विपक्षी एकता दिखाकर वो बीजेपी की नींद उड़ाना चाहती थी, लेकिन हो उसका उल्टा गया। क्योंकि जिन 23 पार्टियों को कांग्रेस ने समापन कार्यक्रम का न्योता दिया उनमें केवल 11 के ही नेता श्रीनगर पहुंचे, यानी आधे से भी कम। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्यक्रम में विपक्ष के 23 नेताओं को बुलाकर एक बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी की थी, लेकिन मायावती, अखिलेश, नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी, यानी भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने की मुहिम फेल हो गई। हालांकि कांग्रेस ने दलील दी कि इसकी वजह बर्फबारी थी, लेकिन मायावती, अखिलेश, नीतीश और येचुरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अटकलें तो पहले से ही थी और इसकी बड़ी वजह तीसरे मोर्चे की तैयारी मानी गई, यानी बीजेपी कुछ करे या न करे विपक्ष में फूट उसे फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि जितने अधिक मोर्चे होंगे उतना अधिक वोटों का बंटवारा होगा। इधर यूपी के सीतापुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रक ने सड़क पर कई लोगों को टक्कर मार दी। बाद में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से काफी देर तक सड़कों पर दहशत मची रही। आरोप है कि उस ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था और इसीलिए वो ट्रक को कभी इधर तो कभी उधर ले जाने लगा। कई बार तो उसने सड़क के किनारे मौजूद मकानों से भी भिड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने कई लोगों को टक्कर भी मारी। उस ट्रक के डर से वो पूरा इलाका खाली हो गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी ट्रक ड्राइवर रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगा। पकड़ ले। पुलिस ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। तब तक वहां गुस्साए लोगों की भीड़ जुट गई। उनमें कई लोग तो पुलिस के सामने ही उस पर टूट पड़े।
हालांकि पुलिस ने तुरंत ही उन लोगों को शांत करा दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हथियारों की किल्लत झेल रहा रूस दुश्मन पर हमले के लिए S-300 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये कि यूक्रेन के शहरों पर हमला करते करते पुतिन के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। और पश्चिमी मीडिया ने यह दावा तब किया जब एक रोज पहले रूस ने S-300 की मिसाइलों से हमला बोला, जबकि रूस के पास इससे कहीं ज्यादा खतरनाक इस्कंदर, कलिब्र और KH-101 मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर हमले के लिए S-300 का इस्तेमाल किया। पुतिन के तरकश में मौजूद ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइल को हवा में मार गिराने के लिए किया जाता है। लेकिन इस मिसाइल से पुतिन ने जमीन पर जेलेंस्की की सेना पर प्रहार किया और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की इस गलती से उसकी सारी पोल खुल गई। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि पुतिन के बारूद खाने में मिसाइलों और हथियारों की भारी कमी हो गई, जबकि जंग की शुरुआत से रूस यूक्रेन में जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए टारगेट पर सटीक वार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन दावा है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, रूस की तरफ से यूक्रेन पर मिसाइलों से होने वाले हमले कम होते चले गए। हालांकि रूस के पास कितनी मिसाइलें हैं इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि खार्किव में हमले के बाद मलबे से S-300 मिसाइल के टुकड़े मिलने से जंग में पुतिन की कमजोर कड़ी पकड़ में आ गई। इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हो गए थे। इसी के बाद से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूस के पास यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं और इसीलिए वो S-300 की मिसाइलों से जमीन पर हमला बोलने के लिए मजबूर हो चुका है। इधर लद्दाख के करगिल में आए बर्फीले तूफान में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों महिलाएं सड़क से गुजर रही थीं। तभी वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गईं और उसके नीचे दब गईं। हालांकि उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बर्फ के नीचे दबने से उनकी मौत हो गई। उधर बेंगलुरु में सिंगर कैलाश खेर के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कैलाश खेर वहां हम्पी उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान बोतलें फेंकने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बोतल फेंकने वाले लोग कार्यक्रम में कन्नड़ गाना न गाए जाने से नाराज थे। इस बीच न्यूज 18 के पास आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान पर तालिबानी शासन कायम करने की बात कही जा रही है। भारत में आतंक मचाने के लिए पाकिस्तान कई आतंकी संगठनों को खड़ा कर चुका है, जो अब उसके लिए भस्मासुर बन गए। यानी पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस गया। इस बीच पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुके TTP ने ऑडियो जारी किया है। TTP का वो एक्सक्लूसिव ऑडियो न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें तालिबानी नेता और अफगानिस्तान के प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा पाकिस्तान और तुर्की पर तालिबानी शासन कायम करने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान की अंग्रेजी कानून हाकिम पाकिस्तान का कानून तशरीह करेगा, पाकिस्तान की जजान कानून तगरी। न्यूज 18 के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव ऑडियो में अखुंदजादा ने ये दलील दी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और इसी वजह से वहाँ शरिया कानून होना चाहिए। और उनके मुताबिक ऐसा सिर्फ और सिर्फ तालिबान के शासन से ही संभव हो सकता है। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि इसी ऑडियो के जरिए आतंकी संगठन TTP उसके कबायली और सीमावर्ती इलाकों में प्रचार करने में जुटा है और वहां के लोगों को पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तालिबान में शामिल होने के लिए गुमराह कर रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि इस ऑडियो के जरिए TTP कबायली इलाकों और अफगानिस्तान से लगने वाले इलाकों में लोगों को बरगलाने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों का ये भी दावा है कि पाकिस्तान उन इलाकों में आतंकी कैंप चलाता है, जहाँ वो शरिया कानून के नाम पर कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भारत पर हमले के लिए उकसाता है और उनके दिमाग में ये बातें भरता है कि भारत एक हिंदू देश है और वहाँ रहने वाले लोग उनके दुश्मन। असल में अफगानिस्तान में कब्जा करने में पाकिस्तान ने तालिबान की पूरी मदद की थी। उसे यह लगा था कि वो तालिबान की मदद से TTP को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से अमेरिकी सेना के हुए हमले की वजह से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए। माना जाता है कि पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़ने के बाद तालिबान ने TTP को पाकिस्तान में दहशत मचाने का फरमान जारी कर दिया। इस वजह से TTP अपनी पकड़ वाले इलाके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों पर हमले कर रहा है और अब इस ऑडियो के जरिए TTP पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ लोगों को भड़का रहा है बल्कि युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने संगठन से जोड़ने में भी लगा है। इधर महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए के हमले में 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब वो बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। उधर ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने टैक्स में हेराफेरी के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम जहावी को बर्खास्त कर दिया। नदीम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान टैक्स न चुकाने का आरोप लगा था और जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने मामले को दबाने की भी कोशिश की। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि नदीम जहावी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने टैक्स देने में हेराफेरी की थी।
और बाद में विवाद को दबाने के लिए टैक्स अफसर को करीब $6 मिलियन यानी कि 48 करोड़ रुपए उन्होंने अदा किए थे। लेकिन बात खुल गई और सुनक ने कार्रवाई करते हुए नदीम जावी को कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन पद से हटा दिया, जबकि वो खुद भी इस तरह के आरोपों का सामना कर चुके हैं। जावी को पिछले साल जुलाई में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था, जिसके बाद वो लिज ट्रस और सुनक मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने। लेकिन जैसे ही उन पर टैक्स में गड़बड़ी करने का आरोप लगा, सुनक ने सख्त कदम उठाया और नदीम जावी की कुर्सी चली गई। लेकिन इसके बाद सुनक का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने इस फैसले पर सवाल उठाया, क्योंकि खुद सुनक पर भी टैक्स हेराफेरी के आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, अपनी सफाई में नदीम जावी ने इसे टैक्स चोरी नहीं, लापरवाही का मामला बताया था, लेकिन सुनक ने उन पर कार्रवाई कर दी। कुर्द समुदाय से आने वाले 55 साल के नदीम जावी का जन्म इराक में हुआ था और 1970 के आसपास वो ब्रिटेन चले आए थे। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने टीचरों और सफाई कर्मियों के बकाया वेतन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एमसीडी के कमिश्नर, दिल्ली सरकार के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिव को 2 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 में कोरोना के दौरान शिक्षकों और सफाई कर्मियों को वेतन और पेंशन नहीं देने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में बर्फीला तूफान आया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां के मलारी गांव के करीब एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नाले में गिर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये घटना करीब सुबह 7:30 बजे की है, जब भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद कुंती नाले में बर्फ का पहाड़ समा गया। उस वक्त थोड़ी देर के लिए पूरा इलाका सफेद नजर आने लगा। उधर नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं भारत पहुंच गई। इन शिलाओं से भगवान राम की वो प्रतिमा बनाई जाएंगी जिनकी स्थापना अयोध्या के भव्य राम मंदिर में की जाएगी। इसीलिए बिहार से लगने वाले नेपाल के बॉर्डर से जब ये शिलाएं भारत में दाखिल हुई तो राम भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जोश और उत्साह के साथ इन शिलाओं का स्वागत किया। 2 शिलाओं को अलग अलग ट्रकों पर लाया गया, जो 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन दोनों शिलाओं का वजन कुल 12,700 किलो बताया जा रहा है। इन शिलाओं से भगवान राम और सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। ये वही मूर्तियां होंगी जिनकी स्थापना अयोध्या के भव्य राम मंदिर में होगी। माना जा रहा है कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा और लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान राम के दर्शन भी कर पाएंगे। हिंदू धर्म में शालिग्राम के पत्थर का खास महत्व है, इसीलिए इन बड़ी बड़ी शिलाओं को नेपाल से मंगवाया गया और दावा किया जा रहा है कि ये हजारों साल पुराने हो सकते हैं। नेपाल की गंडकी नदी में आमतौर पर ये पत्थर पाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं में माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह का जिक्र है। माना जाता है कि इन पत्थरों में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए हिंदू धर्म में घर में शालिग्राम के पत्थर को रखना बेहद शुभ माना जाता है। खास तौर पर इन पत्थरों को मूर्ति बनाने के लिए मंगवाया गया। नेपाल से लाई गई भारी भरकम शिलाओं की भारत में पहले जांच की जाएगी। कुछ टेस्ट के बाद ये पता लगाया जाएगा कि इन शिलाओं से मजबूत मूर्ति बनाई जा सकती है या नहीं। उसके बाद ही मूर्ति बनाने का काम शुरू होगा। इस बीच भारत सरकार को धर्म विशेष से जोड़ने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को फटकार लगाई। एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को धर्म के नाम पर आईना दिखाने की कोशिश की और साफ कहा कि उन्हें अपने देश पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ इट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी अपोलोजेटिक। एस जयशंकर को गुस्सा हिंदू नेशनलिस्ट शब्दों पर आया। विदेशी मीडिया की कई रिपोर्ट में भारत सरकार के लिए हिंदू राष्ट्रवादी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर एस जयशंकर ने विदेशी पत्रकारों को आईना दिखा दिया। Using words like Hindu nationalist government, okay? They will not say, in America, Europe, they will not say Christian nationalist. एस जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे व्यापार मेले में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां मौजूद 4 दुकानें आ गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। नहीं, वो जांच का विषय ऐसा कह नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट है या किसी हीटर की वजह से लगी है। दुकानों में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि नाव पर करीब 30 बच्चे सवार थे, जिसकी वजह से नाव ने संतुलन खो दिया और वो पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच चीन में कोरोना के कारण बेकाबू हुए हालात एक बार फिर दुनिया को डराने लगे। लूनर न्यू ईयर चीन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे मनाने के लिए चीन में कोरोना की सारी पाबंदियां हटा ली गईं। जबकि पिछले 1.5 महीने में चीन में कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों की मौत की खबर है। इसके बावजूद चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां हटा ली।
हर तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखी। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक पर सारी रोक टोक खत्म कर दी गई। हर तरफ लोग ऐसे जश्न मनाते दिखे जैसे हर तरफ खुशहाली हो। लेकिन चीन का ये हाल दुनिया के लिए नए डर की वजह बन गया। आशंका जताई गई कि चीन की ये लापरवाही वायरस को खतरनाक तरीके से म्यूटेट कर देगी। मतलब कोरोना वायरस के कई नए वेरिएंट बन जाएंगे जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। यानी चीन की ये लापरवाही पूरी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन सकती है। इधर बेंगलुरु में एक कार को जानबूझकर टक्कर मारने और कार में सवार लोगों को धमकाने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें धीमी रफ्तार से कार गुजरती दिखी। तभी सामने से मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग उस कार से भिड़ गए। उसके बाद दोनों ने कार में सवार लोगों से उतरने के लिए कहा। आरोप है कि मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कार सवार लोगों से पैसों की मांग करते हुए उन्हें धमकी भी दी। थोड़ी देर में कार सवार रिवर्स गियर में वहां से निकल गया। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार आरोपियों ने करीब 5 किलोमीटर तक उस कार का पीछा किया। उधर जंग में यूक्रेन ने रूस की सेना पर एक बार फिर रिहायशी इमारत को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यह हमला यूक्रेन के खार्किव इलाके में हुआ, जिसमें शहर के बीच में मौजूद एक इमारत पर मिसाइल दागी गई। खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं हमले के बाद की तस्वीरों में तबाही का मंजर दिखा। जिस इमारत पर मिसाइल से हमला हुआ उसके तो परखचे उड़ गए। साथ ही आसपास की कई इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए और हर तरफ मलबा नजर आया। वहीं इस इमारत पर हुए हमले में जिंदा बची एक बुजुर्ग महिला ने मिसाइल स्ट्राइक को बेहद ताकतवर बताया। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक कार ने नेशनल हाईवे पर कई बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई जबकि 10 छात्र बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच अमेरिका में जॉर्जिया के अटलांटा शहर में पुलिस की कार चुराकर भागने वाले को फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें अटलांटा की पुलिस का एक जवान नियमों की अनदेखी करने वाले एक कार चालक से पूछताछ करता दिखा। इसी दौरान एक चोर पीछे खड़ी उस पुलिस वाले की कार में घुस गया और कार को तेज रफ्तार से चलाकर वहां से भाग निकला। इसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस ने हेलीकॉप्टर के जरिए उस कार चोर का पीछा किया। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद आरोपी ने कार से अपना कंट्रोल खो दिया और वो ट्रेन की पटरियों के पास जाकर पलट गई। आरोपी भी कार में ही फंस गया। बाद में पुलिस ने ट्रेन के पहुंचने से पहले आरोपी को कार समेत धर दबोचा। इधर नीतीश कुमार पर जारी बयानबाजी के बीच बिहार के आरा में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला किया गया। यह घटना उस वक्त हुई जब उपेंद्र कुशवाहा आरा से पटना लौट रहे थे। तभी आरा में जगदीशपुर से गुजरने के दौरान कुछ लोगों ने कुशवाहा के काफिले को न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि कई गाड़ियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद कुशवाहा के सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को दौड़ा दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प भी हो गई, जिसकी वजह से बीच रास्ते में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस झड़प में कुछ लोगों को चोटें भी आईं। बाद में उपेंद्र कुशवाहा का काफिला वहां से रवाना हो गया। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को ले जा रहे विशेष विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। शाम करीब 5 बजे सीएम के साथ विमान ने विजयवाड़ा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के करीब 25 मिनट के भीतर ही तकनीकी खामी आ गई, जिसके बाद पायलट ने विमान को विजयवाड़ा के गन्नवरम एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। सीएम जगनमोहन रेड्डी समेत विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। वक्त लग जाएगा जगाने में, वक्त लग जाएगा जगाने में, लोग सोए हैं इस जमाने में। सौबात की एक बात कही तुषार ने। अब जो हमदर्द बन के आए हैं वो भी शामिल हैं घर जलाने में। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM